जी हाँ, स्वागत करता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चरर में देखे थे, जियोलॉजी का ये लेक्चरर है, और पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे पेट्रोलॉजी के बारे में। बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने स्टडी किया एंड पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है हमने 54 मिनट 45 मिनट का जो भी वीडियोज़ था उसमें हमने कवर किया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद इस पे आइए तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि इस वीडियो का मेरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि जो कि पहले वीडियो से संबंधित है, तो उसे आप देख लेंगे। पहला है द्रवित पदार्थ का ठोस बनना। भाई, द्रवित पदार्थ का ठोस बनना, हम यहाँ पे साइंस का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट इसमें जियोलॉजी से संबंधित हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद मैग्मा में गैब्रो डायोराइट, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। अच्छा, ज्वालामुखी, मैग्मा वाला वो हम बताए थे ज्वालामुखी ना, तो अभी इससे क्या मतलब इन लोग का रिलेशन है, क्या संबंध है आग्नेय से, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। फिर दोस्तों है लावा प्रवाह, उद्गार से प्रवाहित लावा, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड नीचे आप देख पा रहे होंगे कुछ टेबल्स हैं, इन टेबल्स के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बने रहें वीडियो के अंत तक, आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे। एंड आप सभी लोगों से बता दें कि पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने किसी ने भी पूरा वीडियोज़ को फुल वॉच नहीं किया है। अगर उस वीडियो को आप वॉच करते तो यहाँ पे हम सब कुछ देख पाते हैं कि किसने देखा है, किसने नहीं देखा है, कौन कितना देखा है, ये सारी चीज़ें। तो आप उन वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही आपको बेहतर तरीके से पेट्रोलॉजी आया है। एंड उससे पहले मैं बता दूं कि पेट्रोलॉजी के लिए मैं बता दिया हूं ऑलरेडी कि 50% क्वेश्चन आपको ओनली फॉर पेट्रोलॉजी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस टॉपिक्स को जब जो आपका वो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे ना, तब तक वो समझ में नहीं आने वाला है। कोई आम का अचार नहीं है, ठीक है, कि जब मन तब टेस्ट कर लो, समझ में आ जाए। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है कि हम 5 अगस्त को लेने वाले हैं टेस्ट, जो कि ऑनलाइन इसी यूट्यूब चैनल पे आपको होगा, और ओनली फॉर जियोलॉजी का टेस्ट होगा। देखते हैं कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग इस टेस्ट में भाग नहीं लेने वाले हैं, मुझे पता है 5 से 10 लोग ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि अब हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं कि जैसा कि हमने पेट्रोलॉजी में स्टार्ट किया था 3 प्रकार के रॉक्स के बारे में। पहला हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोग पढ़ लिया था मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में अर्थात कयांतरित, जिसे हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं, उनके बारे में हमने फुल स्टडी किया था। फुल स्टडी नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो शॉर्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस हैं, क्या उनके बीच में संबंध है, कैसे वो बनते हैं, हमने मौखिक तरीके से बात किया था। तो इन सभी वीडियोज़ का आपको ये भी मिलने वाला है, PDF नोट्स भी मिलने वाला है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आपको क्या करना है, अभी सिंपल सी लैंग्वेज में आप हिंदी भाषा में समझ लेंगे। ये वीडियो बहुत ही कम मिनट्स का बनेगा, मतलब कि 1 घंटे का ये क्लास नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग के दोस्तों पढ़ना है आग्नेय सेल के बारे में, पूरा ये टॉपिक है। आग्नेय सेल किसे कहते हैं, तो आपके मन में ख्याल आ जाएगा, अभी तो नहीं आएगा क्योंकि पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तभी आएगा। तो इसमें आपको है क्या कि पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जैसे मैग्मा और लावा हमने पढ़ा था फिजिकल जियोलॉजी में, तो मैग्मा और लावा के संगठन से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, अर्थात आग्नेय चट्टान कहते हैं। कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये भी कंप्लीट। उसके बाद एक आता है सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब कि अवसादी चट्टान। वो कैसे बनता है, तो भाई आग्नेय सेल को परिवहन निक्षेपण, मतलब उसको तोड़ कर छोटा छोटा वो बन जाए, तो उसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। अगर हम लोग अपने देहात की भाषा में बात करें, अपने देसी लैंग्वेज में बात करें, जो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग को नहीं पता होता है कि भाई ये अवसादी है। हम लोग समझते हैं ना कि भाई ये पत्थर है ना, रिस रहा है एक तरीके से, पानी डाल दिए रिस रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। अच्छा, एक लास्ट में आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसको हम लोग बोलते हैं परतदार चट्टान। तो दोस्तों, परतदार क्या होती है, तो परतदार की अगर बात करें ना, तो सिंपल सी भाषा में समझिए कि इन सभी चीज़ों का और भी अगर छोटी चीज़ बात करें, मतलब मान लीजिए अवसादी जो है छोटा छोटा तो कण टाइप के बन गया, उसके बाद वो बन कर क्या होगा, एक लेयर के जैसा वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उसी चीज़ को जमा हो जाएगा तो एक लेयर बन जाएगा, अर्थात एक परत बन जाएगा। तो वही परत जब परत दर परत 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 बनकर वो क्या बन जाएगा, कयांतरित चट्टान। उसको बोलते हैं, परत बनने की प्रक्रिया को दोस्तों बोलते हैं कयांतरण। उसे क्या बोलते हैं,
कायांतरण बोलते हैं। एंड उससे लेयर बाय लेयर बन बनकर अगर वो चट्टान बन जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायांतरित बोलते हैं। उसे ही इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। आई होप दैट ये टॉपिक आपको कंप्लीट हुआ होगा। अब हम लोग आग्नेय सेल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, ये क्या होता है भाई। तो इसका मैं बता दूं कि आग्नेय सेल का 2 पार्ट होगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है ओनली फॉर इग्नियस रॉक्स के लिए। अच्छा, इसमें द्रवित पदार्थ का ठोस बनना। अब ये पता है द्रवित पदार्थ का ठोस बनना क्या कहलाएगा, इसी से भैया इसका उत्पत्ति होता है। क्योंकि द्रवित रूपी पदार्थ क्या है, एक लावा और एक मैग्मा। तो आपको पहले से ही पता है कि आग्नेय सेल का जो निर्माण होता है लावा और मैग्मा जैसे द्रव से मिलकर इसका निर्माण होता है। तो वही जो द्रव पदार्थ वो होते हैं द्रवित पदार्थ, वही ठोस बन जाते हैं। तो उसी को हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। अब वो कैसे बनेंगे बात यहाँ पे आती है, ठीक है। तो भाई मैग्मा लावा, मैग्मा जब अंदर में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब लावा नहीं बनता है, ये मैग्मा नहीं बनता है, ऐसा भी नहीं सोचना है भाई। वो बनता है। पृथ्वी पर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो धरती के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषित कर लेने के बाद अंदर में प्रेशर, दाब एवं दाब के कारण वो मैग्मा में और वो मतलब चेंज हो जाते हैं। अच्छा, मैग्मा किसे बोलेंगे, तो अगर पृथ्वी के अंदर है वो द्रव रूपी पदार्थ तो उसे हम लोग मैग्मा बोलेंगे। अगर वो ऊपर बन रहा है तो एक तरीके से हम लोग उसे लावा बोल सकते हैं। अच्छा, तो वही चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्मा बन गया तो हमेशा ज्वालामुखी ही निकलेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। उस जगह पे क्या है, ज्वालामुखी कब निकलता है, अत्यधिक ताप अगर पड़ रहा है वहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी का यहाँ पे हम लोग रिलेशन नहीं बोलेंगे, बट हाँ आप लोग ज्वालामुखी में पढ़ लिए हैं कि मैग्मा से ही भी ज्वालामुखी का निर्माण होता है। हाँ, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे आग्नेय सेल की निर्माण में मान लीजिए टेम्परेचर मतलब मीडियम टेम्परेचर है, मैग्मा भी बन रहा है ज़मीन के अंदर, तो क्या होगा, एक तरीके से मैग्मा ठंडा जैसे ही होगा तो क्या बन जाएगा। पहले ही बताया कि सीजनल जो मौसम होता है ना, मौसम के अनुसार ठंडा गर्मी बरसात ये सारे कुछ होते रहते हैं, तो टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। तो उससे आपका इग्नियस रॉक्स का निर्माण हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद दोस्तों मैग्मा, गैब्रो और डायोराइट। गैब्रो और डायोराइट आपका आग्नेय सेल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। क्या है, गैब्रो और डायोराइट आपका इग्नियस रॉक्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके साथ एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, सिलिकेट को भी ले सकते हैं। ये आपका क्या है, आग्नेय सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों अब बात करें मैग्मा, तो भैया मैग्मा कैसे बनता है मैं बार बार बता रहा हूँ, आज से नहीं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा चीज़ मैग्मा के बारे में बता दिए हैं कि भाई कोई भी चीज़ रासायनिक पदार्थ हो, रासायनिक चीज़ें हो, धरती पर बहुत सारे रासायनिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए उर्वरक की ही उपयोग हम लोग करते हैं, तो वो क्या होता है एक समय बाद पानी में ही हो जाता है। अगर मिट्टी में है तो मिट्टी में तो वो रसायन बन गया एक तरीके से। अगर वो उसका बहाव नहीं हुआ, प्रवाहित नहीं हुआ तो मिट्टी में रुका ना, तो वो मिट्टी क्या होगा कि एक समय बाद पानी पड़ेगा, सोखेगा मिट्टी, वो मिनरल्स के रूप में अंदर चले जाएगा, मतलब कि सोख लेगा, अंडरग्राउंड वो बन जाएगा। अच्छा, उसके होने के बाद प्रेशर, ताप, दाब। अब बताइए कि पृथ्वी के अंदर भी तो पानी है ना, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, उससे निर्माण हो जाएगा किसका, आपका मैग्मा का। समझ में आ गया। और जो मैग्मा से चट्टान बना आग्नेय, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बात करें तीसरे पॉइंट्स की, तो इसमें हमारा है ज्वालामुखी। बहुत प्रचलित नाम है, इसको इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। अच्छा ठीक, ज्वालामुखी का निर्माण भी होता है मैग्मा से। इन सब में योगदान है ये आग्नेय सेल का, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। आग्नेय सेल अभी तक आप लोग केवल चट्टान, पत्थर ये सब सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूँ कि इसका एक स्पेशल पार्ट ही बनेगा। इसीलिए आग्नेय सेल का ये पार्ट नंबर 1 हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। अभी 2 वीडियो आने वाली है कमिंग सून, उसको PDF के साथ हम मतलब मेरा ज़्यादातर प्रयास रहेगा कि उससे हम स्क्रीन पे ही पढ़ाए तो बेटर होगा। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से हो गया। अब दोस्तों बात करें ज्वालामुखी का निर्माण कैसे हुआ, तो अब हम लोग कंप्लीटली समझ सकते हैं, क्योंकि 5% फिजिकल जियोलॉजी से भी 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग के समझने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। क्यों,
क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया है कि इग्नियस रॉक्स भी कोई चीज़ होता है। मैग्मा का भी निर्माण इस तरीके से होता है, लावा का भी निर्माण इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ज्वालामुखी को बता सकते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हैं ना, अंदर में जाकर मैग्मा तो बन गया, लेकिन उस पर उचित टेम्परेचर से ज़्यादा, मतलब जितना उसको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आएगा, तभी वो ज्वालामुखी का रूप लेगा। और ज्वालामुखी भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कि पर्वत पहाड़ पर ज्वालामुखी का उद्गार होना, विस्फोट होना, वो आपका प्राथमिक ज्वालामुखी में जाता है। द्वितीयक स्थिति में ऐसे होता है कि नदी के जैसा, मान लीजिए धरती फटा, नदी के जैसा फ्लो हो रहा है, तो उससे भी हम लोग द्वितीयक में लेते हैं। बट वो भी क्या है? ज्वालामुखी ही है। उसे भी हम लोग के किस नाम देंगे? ज्वालामुखी ही नाम देंगे। उसमें उससे मतलब कि जो अगर डायरेक्ट विस्फोट होगा उससे भी मैग्मा निकलेगा, लेकिन जो फटेगा उससे भी मैग्मा ही निकलेगा, लेकिन जो फटेगा वो उतना नुकसानदायक नहीं रहेगा, लेकिन जो डायरेक्ट ऐसे प्रवाहित होगा वो उतना नुकसानदायक नहीं रहेगा, लेकिन जो डायरेक्ट फटेगा ना वो बहुत नुकसानदायक रहेगा, समझ रहे हैं ना। उससे ज़्यादा भूकंप भी आएगा, लेकिन जो सिंपल वाला होगा ना उससे कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये हो सकता है, भूस्खलन होता है ना, भूस्खलन, तो ये सारी क्रियाएँ इसके अंतर्गत हो सकती है, समझ रहे हैं ना। चलिए, उसके बाद दोस्तों लावा प्रवाह। लावा प्रवाह कैसे होता है? लावा प्रवाह ऐसा नहीं है कि केवल धरती पे आ जाए तभी होगा, पृथ्वी के अंदर भी होता है, जिसको अंडरग्राउंड वो लावा के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। भाई लावा किसे बोलेंगे? मैग्मा ठंडा हो जाएगा ना तो उससे भी हम लोग लावा का ही रूप दे देंगे। जैसे धरती के अंदर मैग्मा हुआ ना, तो एक समय बाद गर्म है, चट्टान बन गया, वहाँ पे बगल में लावा भी होगा, तो वो भी एक समय बाद क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और तो वो क्या हो जाएगा? लावा भी है। तो अगर मान लीजिए लावा को हटाइए, लावा को ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, तो चलिए ऊपर ही पढ़ जाते हैं, मैग्मा ही सही। तो मैग्मा है तो एक समय बाद मैग्मा तो गर्म होता ही है, चट्टान बना ही है, और वो चट्टान जो मैग्मा से मिलकर बना हुआ है सबसे कठोर चट्टानों की गिनती में आता है। 3 प्रकार का चट्टान हुआ, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और एक सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक से जो हार्डेस्ट है सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका इग्नियस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, लावा प्रवाह किसे बोलेंगे? कि मैग्मा जब नदी के रूप में फ्लो होता है, मतलब कि ज्वालामुखी का ही रूप लेता है, तो वो फ्लो होगा तो एक समय बाद वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि धरती पे आने के बाद हर कोई इंसान ठंडा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इंसान की बात नहीं है, वो मैग्मा भी ठंडा हो जाएगा, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? लावा। जैसे ऐसे भी लावा हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तेज़ी से, अच्छा ठीक, लावा विस्फोट हो, मैग्मा विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी का रूप लिया, आ गया कहाँ? नीचे। नीचे जब आ गया तो ठंडा हुआ तभी तो हुआ, लेकिन जब तक वो गर्म था तब तक ऊपर ही था, है ना। तो बहुत गर्म होता है तो बहुत समय बाद तक ऊपर में, ऐसा नहीं कि जैसे बम विस्फोट होता है ना, तो 1 मिनट में हुआ तुरंत आके नीचे गिर गया, ऐसा नहीं। गया तो जब तक उसके पास वो टेम्परेचर है मैग्मा का तब तक ऊपर रहेगा, एंड जैसे ही नीचे आया तो भाई वो बन जाएगा लावा आपका, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो यही लावा प्रवाह यहाँ पे लिखा हुआ है कि उद्गार से बने, उद्गार से प्रवाहित लावा। उद्गार से प्रवाहित लावा, जो मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो वहाँ से जो प्रवाहित लावा है उससे भी चट्टान बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर लावा मैग्मा पढ़ा रहे हैं तो आग्नेय सेल का वर्णन उसमें कहाँ है? तो भाई इसी में वर्णन है। इस सभी चीज़ों से, धरती के अंदर मैग्मा है तब भी आग्नेय सेल बनेगा, धरती के अंदर रहेगा, ऊपर आकर बना तो भी बनेगा। अब आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ठीक है। मतलब क्या ही बताएं, चट्टान का ही एक पहाड़ होता है ऐसे कुछ। तो वो सब चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक है। देखिए कुछ तो प्राकृतिक है और बहुत सारे धरती पे एक घटना नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी भी हम लोग के अगर ऐसा किया जाए कि अगर कोई घटना आ जाए अभी भी जो कि प्राकृतिक घटना होगी, तो अभी भी हम लोग जीवाश्म बन सकते हैं, ऐसा भी समय आ सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से ऐसी ऐसी घटनाएं कितनी बार हो चुकी है, आप खुद नहीं अंदाज़ा लगाइए ना। अभी पृथ्वी की एज कितनी है? टोटल 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 5 बिलियन ईयर्स पृथ्वी की आयु है दोस्तों। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि 5 बिलियन साल में क्या क्या नहीं हुआ। जैसे 2020 में क्या हुआ? कोरोना आया, कोरोना के चक्कर में क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया 2 सालों में, ठीक है। उसी तरीके से ये तो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, लहर, बाढ़, बहुत कुछ आया, धरती का उल्टन पलटन तक भी हो गया, ठीक है। लेकिन इस 5 बिलियन वर्ष में इतना कुछ चेंजेस किया कि आज हम लोग उसे जानते हैं किस चीज़ के रूप में?
स्थलाकृतियों के रूप में, सुंदर सुंदर धरती पे स्थलाकृतियों के रूप में। जैसे आप बड़े बड़े झरना को देखते हैं, बोलते हैं कि यार यहाँ तो स्वर्ग है, यहाँ ये है तो है, आगे क्या होगा, मतलब इसके आगे तो दुनिया ही फेल है ऐसे। फिर अगले पास जाइएगा, बोलेगा कि हाँ इसके सामने तो वो वाला भी फेल है। इसे हम लोग स्थलाकृति बोलेंगे एक तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको, प्राकृतिक आपदा इतनी सारी हो चुकी है धरती पे, आप हिस्ट्री भी पढ़ो, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में आपको ये डिस्क्राइब किया हुआ मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चट्टान बहुत मोटे होते हैं, उतना ही लंबा होंगे, उतना ही गोला होंगे, तो वो कैसे होगा। तो मैग्मा, आपको मैं बता दूं कि पतला पतला चट्टान ना, जो कमज़ोर होता है ना, वो कभी विशाल नहीं हो सकते हैं। आप गौर कीजिएगा एक चीज़ को, छोटा छोटा चट्टान, परतदार चट्टान बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई दोस्तों, मैं सच बताऊं तो मेरे को हो गया है मतलब एक सर्दी टाइप का, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, और तबीयत भी ख़राब है। आप शक्ल से ही समझ सकते हैं कैसा हुआ है, ठीक है ना, मतलब बोल भी नहीं पा रहे, तो उसको आपको थोड़ा कैप्चर करना है, ठीक है, ज़बरदस्ती बोलना पड़ रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि जो भी है उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिएगा, चट्टान की अगर बात करें ना, तो आपको पता चला इग्नियस जो रॉक्स है, मतलब कि आग्नेय चट्टान बहुत बड़े बड़े होते हैं, चट्टान टाइप के। और उसके बाद सेडिमेंट्री हो गया अवसादी, इसका तो छोटा छोटा ही कण पाया जाता है। अब ये तो हो गया सेडिमेंट्री अवसादी ना, यही कण जब छोटा छोटा एक लेयर के रूप में बन जाता है तो वो क्या बन जाएगा, कायांतरित बन जाएगा, अर्थात मेटामॉर्फिक, परतदार बन गया। तो अब मैं बता दूं कि मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री बड़े बड़े चट्टान के रूप में नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि अस्तरित चट्टान जिसको हम लोग परतदार कर रहे हैं वो खिसक जाएगा, बड़ा होगा तो खिसक जाएगा, और होगा भी तो उसका अपक्षय बहुत जल्दी हो जाएगा, अर्थात अपक्षय मीन्स टूट फूट हो जाना, टूट फूट जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। उसके बाद सेडिमेंट्री का तो टूट फूट ऑटोमेटिक ही है। तो सबसे बड़ा चट्टान, कोई पूछे कि बड़ा सा चट्टान आपको दिखा देगा पूरे पहाड़ पर, बोलेगा बताओ कौन सा चट्टान है, तो आप उसको देख कर तो पहले पहचान लीजिएगा कि यार ये मतलब कि फुरफुरा चट्टान है कि क्या है। तो आपको लगेगा कि शिला जैसा है, तो वो क्या है, उसको भी पहचानने का ट्रिक है। अगर वो चट्टान पे कुछ भी नहीं है तो समझिए इग्नियस है। अगर वो चट्टान बड़ा है, उस पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो आप सेडिमेंट्री बोल सकते हैं, उसे मेटामॉर्फिक भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फिक में एक लाइनिंग होता है, ठीक है ना, छिद्र टाइप के, तो उसमें जड़ उड़ जा सकते हैं, लेकिन इग्नियस में नहीं जाएगा, नेवर। तो ये चीज़ को आप समझ सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो अब होता है कि इतना मोटा क्यों होता है, मैग्मा लावा से जो चट्टान बना उसे तो इग्नियस बोलेंगे ही। अब इन लोग के टेम्परेचर से हम बताएं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्वालामुखी बन गया, ज्वालामुखी बना तब भी चट्टान बनेगा। लेकिन अगर नई ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ तब भी तो चट्टान बनेगा। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, मैग्मा और लावा के टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, प्लस में प्रेशर पे डिपेंडेंट है, उसके बाद श्यानता पे डिपेंडेंट है, इसके बाद सेल की मोटाई बनती है, मतलब कि उस चट्टान की मोटाई बनती है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। अच्छा, उसके बाद अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिसको हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं, जियोकेमिस्ट्री, मतलब जो जियोकेमिस्ट्री का होंगे वो आते हैं। उनका नाम है, एक नहीं दो हैं, क्लार्क हैं एंड वाशिंगटन हैं। दो जियोलॉजिस्ट यहाँ पे आते हैं। कब, 1924 ईस्वी में। समझ में आ गया, 1924 ईस्वी में। तो इन लोग बताते हैं कि भाई आपका जो इग्नियस सेल है ना, आग्नेय सेल है, इग्नियस रॉक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप लोग यही बोलेगा कि पत्थर तो पत्थर है, उसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि पत्थर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, अन्य प्रकार के खनिजों के मिश्रण से ही बना हुआ है। फर्स्ट में ही मैंने बताया था, जब मैंने पेट्रोलॉजी को स्टार्ट किया था, उसकी के 5 से 10 मिनट की वीडियोज़ में, 5 से 10 सेकंड के ड्यूरेशन में मैंने बताया था कि चट्टान बनते हैं मिनरल्स के, और पृथ्वी और बहुत सारी चीज़ें उन सब के मिलने से ही बनता है। अच्छा, तो क्लार्क एंड वाशिंगटन ने बताया सन 1924 ईस्वी में कि देखिए, किसी भी अगर रॉक्स की बात करें ना, तो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग क्या है, संगठन है। बट इग्नियस रॉक्स की अगर बात करें हम, तो उसमें आपका जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे ये आपका एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, डबल टेबल आपको दिख रहा होगा, एक ये और एक ये, इसमें एलिमेंट्स के बारे में आपको दर्शाया गया है दोस्तों। तो अभी बताया है कि ऑक्सीजन इसमें, मतलब इग्नियस रॉक्स में एलिमेंट्स तत्व ऑक्सीजन है 46.59%,
सिलिकॉन है आपका 27.12%, एल्यूमिनियम है आपका 8.13%। सबसे ज़्यादा इग्नियस में क्या पाए जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 46.59%। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद फेरस, लोहा की भी मात्रा होती है जो कि 5% है। उसके बाद दोस्तों कैल्शियम की भी मात्रा होती है जो कि 3.63% होता है। उसके बाद सोडियम की भी मात्रा होती है जो कि बहुत कम होती है, कौन सा, 2.85। अभी सबसे कम नहीं है, सबसे कम होता है कॉपर की मात्रा उसमें। देखिएगा ये दोनों एलिमेंट्स की डिस्क्राइबेशन है। यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम, सोडियम है तो पोटेशियम है कितना, 2.60%। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितना है, 2.09%। उसके बाद फास्फोरस है आपका 0.13%। उसके बाद हाइड्रोजन है आपका 0.13%। मतलब कि फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे सेम कैटेगरी में, मतलब सेम बराबर मात्रा है उन लोगों की। उसके बाद दोस्तों मैंगनीज है 0.10%। उसके बाद कॉपर है आपका सबसे कम, ठीक है, कितना, 0.010%। समझ में आ गया। इस टाइप से आप इसे नोट्स कर लेंगे। ये बहुत, इसके अलावे भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बट मैंने इस वीडियो में इतना को ही डिस्क्राइब किया है बिकॉज ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि इग्नियस रॉक्स में इतने सारे एलिमेंट्स की इतनी प्रतिशतता पाई जाती है, परसेंटेज पाई जाती है। अब दोस्तों बात करें कंपाउंड यौगिक की, अगर बात करें तो सिलिका ऑक्साइड की मात्रा इसमें 59.12% है, जबकि उतना ऑक्सीजन की भी नहीं थी। बिकॉज ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन एक ओनली ऑक्सीजन था यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड के रूप में। ये मतलब सब में ऑक्सीजन नहीं है, सब में ही ऑक्सीजन है, बट ये ऑक्साइड के रूप में बोलेंगे। फेरस ऑक्साइड दोस्तों है 3.80%। मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों 3.49% इग्नियस रॉक्स में। कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों 5.08%। उसके बाद H2O है दोस्तों आपका 1.15%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों 0.102%। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें हो गया। इस वीडियो में हमने बात किया टोटल चीज़ों के बारे में जो कि आप बोर्ड पे लिखे हुए देख पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आपको नोट्स भी बहुत जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। और मैं बता दूं कि हमारा 5 अगस्त को बहुत ही धमाका टेस्ट होने वाला है। आई होप दैट अगर आप इस वीडियो को, अभी तो बताना पड़ रहा है वीडियो देखने के लिए, तो ये चीज़ है, आप अगर 100 लोग भी अगर उस टेस्ट में अगर भाग लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन तरीके से ही इतना कुछ रिस्क लिया है जियोलॉजी का। तो मैं 3 तारीख को इसका डेट घोषित कर दूंगा कि भाई कितना समय में कितना क्या बजे होगा। ऐसे मैं कल लाइव आया था तो मैंने इस चीज़ को रखा था कि हम इसको करने वाले हैं। तो आपको समझना है। आई होप दैट ये आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। एक तरीके से क्लास नहीं, क्योंकि बिकॉज तबीयत बहुत ही ख़राब है तो अच्छा लग नहीं रहा है। तो हमने सोचा कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो हमने सोचा कि चलो आज क्लास लेते हैं क्या है, ठीक है। तो आई होप दैट सारा कुछ आप लोग समझ पा रहे होंगे एंड और भी बेहतर होगा। बस थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि खांसी हो गया, खांसी नहीं, सर्दी हो गया है, ठीक है। तो हो जाता है यार, निमन जो भी है उसको हम अच्छे कर लेंगे जो भी है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आग्नेय सेल का पार्ट 1 आप लोगों ने कवर किया। पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे रिलेशन के बारे में। इग्नियस का औषधि के साथ क्या रिलेशन है। अब सेडिमेंट्री, अभी नहीं, इग्नियस का सेडिमेंट्री के साथ मतलब औषधि के साथ क्या रिलेशन है। अब इसी इग्नियस का मेटामॉर्फिक के साथ क्या रिलेशन है, उस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। आपको ये चीज़ याद करना है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, टेस्ट में हम इस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। बस इतना ही हिंट आप समझ सकते हो, इसको भी हम पूछ सकते हैं। ये मेरा हिंट है एक तरीके से। बाकी आपको पढ़ना है टोटल चीज़। लेक्चरर देखिए, आपको पढ़ना है। जब तक लेक्चरर नहीं दिखेगा मैं रिजल्ट भी घोषित करूँगा, ठीक है। अब कैसे लेना है हमें डिसाइड करना है, समझ रहे हैं ना, कैसे लेना है हमें डिसाइड करना है। तो आई होप दैट वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।